गुड मॉर्निंग डियर। हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इट इज़ ए चैप्टर ऑफ ए 10th स्टैंडर्ड साइंस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आफ्टर 9th, बिकॉज जैसे तुम 9th से 10th में आते हो तो हम 9th में जिन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट द मैटर। ऑलराइट, मैटर के अंदर हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम देखते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दोज प्रॉपर्टीज़ जो मीज़रेबल हों, जिनको मीज़र किया जा सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टेट की बात करें तो मैटर एग्जिस्ट इन द 3 जनरल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द अदर वन इज़ गैस। और ये स्टेट जो होती हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर attraction force between the particles. As we know कि matter is made up of teeny particles, understand? और ये टीनी पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को ही बोला जाता है इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स। अब जो पार्टिकल्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दे कुड बी, और ये होते हैं जैसे कि या तो ये कुछ एटम हो सकते हैं, ठीक, या फिर ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और या फिर ये आयंस हो सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ केस ऑफ देयर स्टेट्स। और यही मिलजुल के इनकी स्टेट को डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी, कौन सी लिक्विड में और कौन सी गैस में। द टू टर्म्स दोज वर मोस्टली यूज in that case, the one is interparticle force versus thermal energy. ऑलराइट, इस केस में क्या होता है कि अगर सपोज करो हम बात कर रहे हैं किसी एक स्टेट की जिसके अंदर क्या है इंटर पार्टिकल फोर्स, जिसको हम दिखा सकते हैं IPF इज़ ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को आप कंसिडर करें लाइक काइनेटिक्स एनर्जी एट अ मोमेंट। ठीक, इस केस में क्या होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीजेस, देन जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स होंगे उनका मोमेंट भी बढ़ेगा। और वो आसानी से क्या कर पाएंगे, इजीली मूव कर पाएंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, तो ऑफ कोर्स सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते। दैट्स वाई उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, थर्मल एनर्जी से। दैट्स वाई दीज आर एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। लेकिन एनी हाउ हम क्या करें, इनकी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज़ कर दें। और हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, बाय सप्लाइंग हीट। तो जब हम सप्लाई करेंगे हीट को तो ऑफ कोर्स द थर्मल एनर्जी क्या होगी, थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। और एट अ पॉइंट जब ये थर्मल एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है उसको ओवरकम कर जाए, तो सॉलिड क्या करते हैं, मेल्ट होना शुरू कर देते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। और सेम प्रोसेस में ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ऑलराइट, अब ये लिक्विड स्टेट जो है अगर हम इसको और एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, जो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द थर्मल एनर्जी। जब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी किसमें, लिक्विड स्टेट में। अब अगर हम इसके थर्मल एनर्जी को और इंक्रीज़ करें, और कैसे इंक्रीज़ करेंगे, बाय सप्लाइंग हीट, तो इट विल कन्वर्ट इनटू गैस नाउ। और ये प्रोसेस कराती है वेपोराइजेशन।
तो इन केस ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो जाती है गैस में। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास जो गैस है ये क्या है, एक हाईएस्ट मोस्ट स्टेट हो गई जिसके पास पार्टिकल्स के बीच में थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, किससे, इंटर पार्टिकल फोर्स से। ऑलराइट, इंटर पार्टिकल फोर्स से थर्मल एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, अब हमको क्या करना है, अगर हमको रिटर्न बैक करना हो, ठीक, तो अगर हमको क्या करना है, गैस से सॉलिड में जाएंगे तो ये क्या करेगा, थर्मल एनर्जी को कम करेगा। अब जब थर्मल एनर्जी कम होगी तो इससे क्या होगा कि इसकी इंटर पार्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब भी इंटर पार्टिकल फोर्स इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स के इंक्रीज़ होने पर गैस का होता है कंडेंसेशन, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। तो कन्वर्जन ऑफ द गैस इनटू लिक्विड दैट इज़ कॉल्ड अ गैसियस कंडेंसेशन। ऑलराइट, अब यहाँ पर आकर हमको पता चला कि जब थर्मल एनर्जी इक्वल टू है किसके, यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स के, तब हम क्या करेंगे, इसकी थर्मल एनर्जी को और भी कम करेंगे, जिससे क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। इस कंडीशन को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। नाउ इट इज़ फ्रीज्ड। अगर कोई सॉलिड ऐसा हो जिसको थोड़े ही टेम्परेचर की रिक्वायर्ड हो, और अगर हम उसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड करें और वो टेम्परेचर लेने के बाद डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैसेस स्टेट में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, यहाँ पे कुछ कंपाउंड हैं जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इस कंडीशन को बोलते हैं सब्लिमेशन। और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट में गैसेस से, उनको, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ऑलराइट, दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। और इस फिजिकल चेंज में जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। कंपाउंड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नो चेंज कह सकते हैं हम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। जब भी आपसे केमिकल चेंज की बात होती है, ये एक ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज आएगा, यानी कि कंपोजिशन विल चेंज। और कौन सा कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। ऑलराइट, सपोज करो, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं हम, या समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर H2SO4। ऑलराइट, H2SO4। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड द कंपोजिशनल रेशियो, या कंपोजिशन ऑफ द एटम्स दे आर प्रेजेंट इन इट, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। ठीक, इफ़ एनी हाउ क्या होता है कि हम क्या कर दें, यहाँ पर H2 कर दें, SO4 की जगह हम कर देते हैं 5। अब इसका रेशियो क्या हो गया है, 2:1:5। द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डिफरेंट। तो अगर ये मॉलिक्यूल H2SO4 कन्वर्ट होता है H2SO5 में, तो यहाँ पर इसके कंपोजिशन में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और जब डिफरेंस आएगा तो इनकी नेचर पर भी, या फिर इनकी टेंडेंसी पर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, इनकी टेंडेंसी पर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ को हम इसमें नोटिस कर सकते हैं। ठीक, तो कंपोजिशन इज़ द नंबर ऑफ एटम्स
present in a molecule of given कंपाउंड की जगह हम सब्सटेंस अच्छा लगेगा, सब्सटेंस इन ए स्पेसिफिक रेशियो। तो जो स्पेसिफिक रेशियो है अगर वो चेंज होता है तो उसका नेचर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O और यहाँ पर हम देखें H2O2, इसके अंदर रेशियो आता है हमारा 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पर देखें तो ये है 2 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के, रेशियो हमेशा सिंपल होता है तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1:1। तो यहाँ पर इसका रेशियो अलग है और इसका रेशियो अलग है, बिकॉज दीज बोथ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जब भी कोई रिएक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन ली, हमारे पास एक रिएक्शन है कार्बन और हमने इसको बर्न कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमको एयर से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारी हेल्प करती है किसी भी रिएक्शन को बर्न करने में। और हम जैसे इसको बर्न करते हैं हमारे पास बन के आता है CO2 और साथ में निकलती है हीट। यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थी और यहाँ पर इस कंपाउंड का रेशियो जो है वो आएगा 1:2। ठीक, अब इसकी नेचर जो होगी इन दोनों से बिल्कुल अलग होगी। ठीक, इनका जो भी नेचर हो इसका नेचर क्या होगा, उससे अलग होगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, इससे अलग होंगी। ठीक, एक जनरल से एग्जांपल समझ लो कि हम कार्बन को जला सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम जलती हुई किसी भी चीज़ पे डाल दें तो ये उसको क्या कर सकती है, बुझा देती है, यानी कि पुट ऑफ या फिर ब्लो ऑफ कर देती है। ये इसका नेचर बदल जाता है, जो कि केमिकली अपने नेचर में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल और है, जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल है दैट इज़ एक्सप्लोसिव। अगर थोड़ा सा मॉइस्चर इसको मिल जाए तो ये मॉइस्चर के साथ क्या करती है, आग पकड़ लेती है और जलने लगती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरीन यानी कि Cl2, दैट इज़ पॉइजनस, कि अगर आप इसको इनहेल कर लो देन दैट विल बी वेरी डेंजर। बट अगर इनको क्लोरीन गैस को अगर हम सोडियम के वेपर के ऊपर पास कराते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास बन के आता है NaCl, बैलेंस कर देते हैं। ठीक, और ये NaCl वही है टेबल सॉल्ट जिसको तुम खाने में अपने अकॉर्डिंग डालकर खाते हो, और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर नॉर्मली इसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। ऑलराइट, तो ये वही सॉल्ट है, अंडरस्टैंड। अब इन दोनों का नेचर हमने देखा था, अभी हम बात कर रहे थे कि देखिए इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, और कॉमन सॉल्ट के नेचर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस जाता है या केमिकल चेंज में आता है तो उस कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है, और प्रॉपर्टीज़ बदलने के बाद जो नया कंपाउंड या सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट सब्सटेंस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वन, यानी कि जिससे वो बना है उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, केमिकल चेंज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, ठीक, तो उसमें क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन टू और मोर, यहाँ पे वन और मोर भी हो सकता है, वन और मोर सब्सटेंस undergoes या undergo a chemical change
by absorbing or releasing heat energy. And a new substance forms with new chemical properties. ये क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। ऑलराइट, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन, इसको समझें। जैसे इसमें क्या होगा, ये रही मैग्नीशियम, हमने इसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमेशा एयर से हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। जब रिएक्शन होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर बन के आता है MgO। ठीक, इसके बनने का रीज़न क्या है कि अगर आपने अभी 9th किया है ना, तो हम जानते थे वहाँ पे एक टेबल होती थी, वहाँ पे होता था Mg के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2-। ठीक, इनको 2 को यहाँ रख देंगे, इसको 2 को यहाँ रख देंगे, यानी कि इसकी पावर हम एज ए नंबर यहाँ पे ले लेंगे और इसकी पावर एज ए नंबर यहाँ पे ले लेंगे। अब ऑलवेज देयर इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऑलवेज टेक द सिंपल रेशियो। ठीक, यहाँ पे अगर हम सिंपल रेशियो लें तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 और फिर क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे और इसकी इससे, और हमको क्या मिलेगा? कंपाउंड मिल जाएगा MgO। क्योंकि 1 टाइम है तो 1 एटम ही आएगा। इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन। इट बर्न्स विद एनर्जी, और एनर्जी भी कैसी? 2 फॉर्म्स में आती है, एक तो लाइट और दूसरी हीट। इट बर्न्स विद ए वाइट ब्राइट डिजलिंग फ्लेम। इट बर्न्स विद वाइट ब्राइट डिजलिंग फ्लेम। ठीक, इसको स्पेसिफिकली आप ऐसा समझिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब दीपावली आती है तो वहाँ पर फुलझड़ी जलाई जाती है, और फुलझड़ी एक वाइट कलर की स्पार्क दिखाती है बार बार जब हम उसको जलाते हैं तो। ठीक, दैट इज़ रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम मेटल इटसेल्फ। ऑलराइट, तो जो वाइट कलर की चमकीली स्पार्क जो होती है वो किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम मेटल की वजह से होती है। ठीक है, अब ये जो बन के आया है ये वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर। ऑलराइट, अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक, इक्वेशन बैलेंस हम वही 9th के केस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे 9th के केस में एक लॉ होता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये लॉ कहता था, इट वाज गिवन बाय द लुवेशियर, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री, मिस्टर लुवेशियर। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि जो मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एन केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और इवन मास को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? हम इसकी फॉर्म को बदल सकते हैं, फॉर्म बदल देंगे और इसके केमिकल नेचर को बाय रिएक्टिंग विद सम अदर स्पीसीज चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हम इसमें सीख चुके थे। बाकी जब हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को समझेंगे।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन में जो एरो को हम कंसिडर करते हैं लाइक कंसिडर्ड एज इक्वल टू, ठीक, बट द मार्क ऑफ द एरो और द सिंबल ऑफ द एरो इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक। ओके, अब हम थोड़ा रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रिएक्शन होती क्या है, ठीक। किसी भी एक रिएक्शन में अगर हम कोई रिएक्शन हमारे पास ए और इससे बी, ठीक, तो जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो भी सब्सटेंस, एनी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि हमने बोल दिया सब्सटेंस ए, और जो भी फॉर्म होगा उसको बोल दिया हमने सब्सटेंस बी, ठीक। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट, ठीक। रिएक्टेंट 1 2 3 4 जितने भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे सबके सब क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे, ठीक। और जो भी किसी रिएक्शन में फॉर्म होता है, बनकर आता है, उसको हम हमेशा बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो हमारा एक हो गया रिएक्टेंट और दूसरा हो गया प्रोडक्ट, ठीक। और जो बीच में एरो लगा होता है, ये एरो स्पेसिफिकली इट शोज़ कि जो इसका पॉइंट होगा, यानी कि जो इसकी टेल होगी, ऐसे मान के चलें, टेल से शुरू करते हैं, दैट्स डिनोट व्हाट, रिएक्टेंट्स, और जो इसकी पॉइंट होता है या टिप होती है, दैट डिनोट्स प्रोडक्ट्स, ठीक। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा होगा, जो टेल की तरफ होगा, और प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो पॉइंट की तरफ होगा। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जो एरो की डायरेक्शन है, इट ऑल्सो शो ख़ास तौर से अगर हम इसको ध्यान से देखें और समझें कि दैट रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हमको ये क्लियरली यहाँ से पता चलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि रिएक्शंस जो होती हैं वो, उसमें क्या होता है कि इन रिएक्टेंट्स बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्स, और जब न्यू बॉन्ड्स बनेंगे तो हमारे पास नया प्रोडक्ट भी बनकर आ जाएगा जब न्यू बॉन्ड्स बनकर आएंगे तो, ठीक है। तो क्या होता है, किसी एक केमिकल चेंज में न्यू बॉन्ड्स जो होते हैं वो बनते हैं, फॉर्म्स होते हैं, और वो फॉर्म्स कब होते हैं, जबकि ओल्ड बॉन्ड जो कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट थे वो ब्रेक हो जाए, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स, तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, और जो नए बॉन्ड्स होंगे उसमें क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बन के आता है। साथ ही एक चीज़ जो ज़्यादा ध्यान देने की है, दैट इज़ कि इन ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, सिर्फ और सिर्फ एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर कोई भी एटम किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं होता, नो एटम कन्वर्ट्स इनटू सम न्यू एटम्स, सम और एनी न्यू एटम, यानी कि ना ही किसके अंदर क्या होता है, कोई एटम कन्वर्ट हो सकता है
किसी भी दूसरे एटम में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एटम्स या फिर ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे या फिर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, तो उसमें हम बात करेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक। करेक्टरिस्टिक्स को आप कुछ ऐसे समझे जैसे किसी भी चीज़ को हम उसकी स्पेसिफिक तरीक़ों से पहचान लेते हैं, ठीक, कि कोई रिएक्शन या कोई भी चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। वो ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो हियर वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशंस which can be noticed by seeing, by feeling और by any sense of our organ। किसी भी अपने सेंसरी ऑर्गन से अगर हम उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस और केमिकल चेंज इज़ टेकिंग प्लेस। ऑल द वेरी बेस्ट। दैट वीडियो विल बी नेक्स्ट डे। I'll upload it. Watch it. Please subscribe, share if you want, and if you want then like it. God bless you.